हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब सेफ़ और हेल्दी होंगे। ये सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की है आज, उसमें हम साइंस का चैप्टर 9 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम बहुत इंटरेस्टिंग बातें पढ़ेंगे। आज का लेक्चर मेरे ख्याल से थोड़ा बड़ा भी होगा और इम्पॉर्टेंट भी बहुत है। बहुत सारी नई चीज़ें आप सीखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। Chapter 9 The Living Organism Characteristics and Habitats। इस चैप्टर में हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे कि देखो, छोटा सा व्यू देते हैं आपको। आप लोग घूमने गए होंगे, हो सकता है बहुत लोग माउंटेन पे गए हों घूमने, हिल स्टेशन गए हों, हो सकता है कुछ लोग बीचेस पे गए हों, हो सकता है कुछ लोग डेजर्ट एरिया में गए हों, हो सकता है कुछ लोग प्लेन एरिया में गए हों। कितनी सारी जगह होती हैं घूमने की। माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, सी बीचेस हैं, प्लेन्स हैं, प्लेटू रीजन्स हैं, आइलैंड्स हैं। कहीं भी आप घूमने जा सकते हो। जहाँ घूमने जाओगे उसी के अकॉर्डिंग आपको एटमॉस्फेयर मिलेगा। जैसे अगर आप मान लो हिल स्टेशन गए हो, वहाँ पे आपको ठंडी ठंडी हवा मिलेगी। आप डेजर्ट घूमने गए हो, वहाँ आपको थोड़ा गर्म मिलेगा। आप सी बीच पे गए हो तो वहाँ आपको मीडियम टेम्परेचर मिलेगा, ना गर्मी ना ठंडी। अब जैसे वहाँ की एटमॉस्फेयर होगा, जैसे वहाँ की हवा होगी, वैसे ही वहाँ के लोग भी होंगे। वैसे ही लोगों ने कपड़े पहन रखे होंगे। ठंडी जगह पे वुलेंस पहन रखे होंगे, गर्म जगह पे कम कपड़े पहने होंगे, कॉटन के कपड़े पहने होंगे। और उसी टाइप के ऑर्गेनिजम्स भी होंगे वहाँ पे। जीव जंतु भी, लिविंग क्रिएचर्स भी उसी टाइप के होंगे वहाँ पे। जो माउंटेन्स होते हैं उन पे अधिकतर आपको शीप्स वगैरह मिलती हैं, क्योंकि उनके पास मोटे मोटे बाल होते हैं जो उनको ठंडक से बचा के रखते हैं। अब क्या कोई ऐसी जगह आपको पता है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो ही ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म ना हो वहाँ पे? तो सोचो, तो हमें नियरली हर जगह कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म मिलता ही मिलता है, हर जगह। फर्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग वेयर दे लिव। ऑर्गेनिज्म और उनके आसपास की जगह जहाँ पे वो जीते हैं। जैसे कि देखो, डेजर्ट है, वहाँ पे हमारा कैमल होगा। माउंटेन है तो वहाँ आपको गोट या याक दिख जाएगा। हर जगह के अपने अपने क्रिएचर्स होते हैं। आप सी के पास जाओगे, वहाँ पे आपको छोटी छोटी फिशेस दिख जाएंगी, या जो समुद्र में रहने वाले कीड़े मकोड़े होते हैं वो दिखेंगे, केकड़े दिख जाएंगे, यही सब दिखेगा। सारे क्रिएचर्स कितने अलग होते हैं एक दूसरे से। द इनफैक्ट जो प्लांट्स होते हैं एक पर्टिकुलर रीजन के, वो भी दूसरे रीजन से बहुत अलग होते हैं। जैसे माउंटेन है, उन पे देखो जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, वो ऊपर से कोनिकल शेप्स में होते हैं अधिकतर। और जो हमारे यहाँ नॉर्मल पेड़ पौधे दिखते हैं, ट्रीज़ दिखते हैं, वो अलग होते हैं। तो हमें फाइनली पूरी बातों का कंक्लूजन ये समझ में आया है कि जैसी सराउंडिंग होती है वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वैसे ही इनफैक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स भी वैसे ही होते हैं। अब एक्टिविटी वन कहती है कि फॉरेस्ट से स्टार्ट करते हैं। थिंक ऑफ ऑल प्लांट, एनिमल एंड ऑब्जेक्ट्स दैट बी फाउंड देयर। अब उनको एक लिस्ट में आप बना लीजिए, कि जो 9.1 टेबल दी है उसमें लिस्ट में बना लीजिए। थिंग्स, एनिमल, प्लांट फाउंड इन अदर रीजन्स दैट आर ऑल्सो शोन इन टेबल। जो टेबल में दिए गए हैं उसमें भी आप ऐसे ही लिख लीजिए। You can collect the examples scattered through this chapter to fill table 9.1। अब उसके बाद अपने फ्रेंड्स, पेरेंट्स या टीचर से डिस्कस करिए और एग्जाम्पल सोचने की कोशिश करिए। इनफैक्ट आप लाइब्रेरी में या किसी बड़े की हेल्प ले के भी कर सकते हैं। तब हमने ये देख लिया कि डिफरेंट एनिमल कहाँ रहते हैं। जैसे कुछ माउंटेन्स पे रहते हैं, कुछ डिज़र्ट पे रहते हैं, कुछ सी पे रहते हैं। तो जो जहाँ रहते हैं वही उनका हैबिटेट होता है। हैबिटेट मतलब घर, एक तरह से नॉर्मल लैंग्वेज में आप घर समझ सकते हो।
habitat and adaptation. What do you find from the plant and animal listed in activity 1? Did you find a large variety in them? Look at what you have entered in column 1 for the desert and the column for the sea in table 1.9.1. अब देखो आपने सारा लिस्ट कर लिया है सारे ऑब्जर्वेशन कि कुछ आपके फॉरेस्ट में अलग एनिमल होंगे, जो सी में है वो अलग एनिमल होंगे। जो सी में रहते हैं, जो प्लांट और एनिमल रहते हैं, उनके आसपास नमकीन पानी होता है, सॉल्टी वाटर होता है, वो उसी में तो रहते हैं ना। तो जो हवा और जो ऑक्सीजन उस सॉल्टी पानी में घुला रहता है, वो उसी को लेके सांस ज़िंदा रहते हैं, उसी को ऑक्सीजन की तरह यूज़ करते हैं और वो लोग ज़िंदा रहते हैं। और अगर हम उनको एयर में निकाल दें, आप किसी फ़िश को बाहर एयर में निकाल दो तो वो मर जाती है ना, क्योंकि वो फिर एयर में जो ऑक्सीजन अवेलेबल है उससे नहीं ज़िंदा रह पाती है। देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन डेजर्ट। डेजर्ट में कितना कम पानी होता है, बहुत गर्मी होती है और रात में वहाँ बहुत ठंडी होती है। तो जो एनिमल और प्लांट डेजर्ट में रहते हैं और वो हवा लेते हैं, वो उसी के आदी हो जाते हैं, वो कम पानी में जी पाते हैं। अब नॉर्मली अगर आप फ़िश को ले जाके डेजर्ट में छोड़ दो तो वो जी पाएगी नहीं, उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है। सी और डेजर्ट, ये तो मैंने आपको 2 एग्जांपल बताए जिनकी सराउंडिंग्स बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थी, इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप के प्लांट्स और एनिमल रहते हैं जो हम लोग ने ऑब्ज़र्व कर लिया। अब डेजर्ट में हमारा कैमल रहता है, सी में हमारा फ़िश रहती हैं, तो ना हम कैमल को सी में ले जाके छोड़ सकते हैं, वो वहाँ नहीं जी पाएगा, और अगर हम फ़िश को डेजर्ट में ले आए तो वो वहाँ नहीं रह पाएगा। इसीलिए जो कैमल का हमारा बॉडी स्ट्रक्चर बना होता है वो उसी के अकॉर्डिंग बना होता है कि वो डेजर्ट में अच्छे से सरवाइव कर पाए, अच्छे से वो ज़िंदा रह पाए डेजर्ट की कंडीशन में। कैमल्स के कैसे होते हैं, लंबे लंबे पैर होते हैं जिनसे वो अपनी बॉडी को रेतों के ऊपर चलाता है, उसके पैर नहीं धंसते हैं रेत में, और अगर हम पैर रखें तो हमारे पैर धंस जाएंगे, है ना। तो जो भी एनिमल्स होते हैं वो उसी एनवायरनमेंट को, उसी जगह को अडॉप्ट कर लेते हैं, तभी वो लोग इतने टाइम तक ज़िंदा रह पाते हैं। अगर वो अडॉप्ट नहीं करेंगे वो ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। जो कैमल होता है वो बहुत थोड़ी ही अमाउंट में यूरिन एक्सक्रीट करता है, उसका इनफैक्ट जो डग होता है वो भी बहुत ड्राई होता है और उसको बिल्कुल पसीना नहीं आता है। अब हम लोग के साथ ऐसा सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। हम लोग के तो यूरिन में भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर होता है, हम लोग को बहुत पसीना भी आता है। तो इन सब चीज़ों से होता क्या है, कैमल की बॉडी से बहुत कम पानी बाहर निकल पाता है और वो बहुत दिनों तक बिना पानी के भी ज़िंदा रह लेता है। जैसे कुछ फ़िश जो हम लोग ने फिगर 9.3 में आप देख सकते हो, इसमें बहुत सारी फ़िशेस बनी हैं, कितने टाइप की फ़िशेस है। अब हम लोग ने चैप्टर 8 में डिस्कस किया था कि जो इनकी बॉडी होती है वो इस शेप में क्यों बनाई जाती है, ताकि इनकी बॉडी अच्छे से स्विम कर सके। इनकी जो ऊपर वाली कवर होती है वो इतनी स्लिपरी क्यों होती है, बहुत चिकनी चिकनी सी होती है, ताकि अच्छे से वो लोग मूव कर पाएँ और पानी में इधर से उधर भाग पाएँ। इसीलिए इनकी बॉडी ऐसी बनाई जाती है। इनकी फ्लैट फिन्स होते हैं और टेल्स होती हैं जिनको डायरेक्शन मुड़ना है इन्हें, तो इनको हेल्प करती हैं। गिल्स होते हैं जिनकी वजह से ये ऑक्सीजन, जो पानी में घुली ऑक्सीजन है, वो ले पाती हैं। तो ये सारे फीचर्स होते हैं फ़िश के, जिसकी वजह से फ़िश पानी में जी पाती है और कैमल डेजर्ट में जी पाता है। ये तो हमने सिर्फ 2 एग्जांपल्स लिए जो बहुत ज़्यादा बट बाकी अगर इन एग्जांपल्स को छोड़ो तो कितने टाइप के एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, कितने टाइप के प्लांट्स प्रेजेंट है हमारी अर्थ पे, बहुत ज़्यादा है।
In all these variety of organisms, we will find that a certain feature that help them live in the surrounding in which they are normally found. जिस भी इन्वायरमेंट में वो लोग जिंदा रहते हैं, कोई भी एनिमल प्लांट है, वो उसी इन्वायरमेंट में अडॉप्ट कर लेता है, उस इन्वायरमेंट की सारी चीज़ों को अडॉप्ट कर लेता है, उसमें उसी इन्वायरमेंट में ज़िंदा रहने के लिए फीचर्स आ जाते हैं। इसी चीज़ को, इसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? अडाप्टेशन। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर और सर्टेन हैबिट्स which enables an organism to live naturally in a place is called adaptation. जो ऑर्गेनिज्म होता है उनका अडेप्टेशन, हर ऑर्गेनिज्म का अडेप्टेशन अलग अलग होता है. Adaptation of organism differ depending upon their place of dwelling. That is why fish cannot live out of water and camel cannot live in a sea. अब जिस प्लेस में ये लोग रहते हैं, ऑर्गेनिज्म रह रहे होते हैं, जो उनका घर होता है, उसको हम लोग हैबिटेट बोलते हैं. जैसे आपका घर कुछ होगा जहाँ पे आप रह रहे होगे, जहाँ पे सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होगी, आपके अकॉर्डिंग बेड होगा, आपके अकॉर्डिंग सोफ़ा होगा, आपके अकॉर्डिंग टेबल चेयर होगी. तो हैबिटेट भी एनिमल्स का घर होता है, जहाँ पे सारी चीज़ें उनके अकॉर्डिंग होती हैं. हैबिटेट प्रोवाइड्स, उनको खाना देता है, पानी देता है, एयर देता है, शेल्टर देता है, और जो जो चीज़ें की उसको ज़रूरत होती है वो सब उसको देता है. सर्वल काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल लिव इन सेम हैबिटेट. बहुत टाइप के प्लांट और एनिमल एक ही हैबिटेट में भी रहते हैं. जो प्लांट और एनिमल लैंड पे रहते हैं, लैंड पे जीते हैं, उनको क्या बोला जाता है? लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में वो लोग रहते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन्स हैं. और जो हैबिटेट, जो प्लांट और एनिमल हमारे वाटर में रहते हैं, उनको क्या बोला जाता है? एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं. जैसे लेक, रिवर, ओशियन, ये सब एक्वेटिक हैबिटेट है. ये सब एक्वेटिक घर हैं जिसमें फिशेस और प्लांट्स, कुछ प्लांट्स भी ज़िंदा रहते हैं. अब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी मौजूद है. फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, कोस्टल है, माउंटेन है, ये सब डिफरेंट टाइप के टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है ना. नेक्स्ट हमारा आता है जो ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट और एनिमल लिविंग इन अ हैबिटेट. इसको क्या बोला जाता है? बायोटिक कंपोनेंट्स. जो जीने वाले होते हैं ना, जीवित इंसान, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसको बायोटिक कंपोनेंट्स बोला जाता है. और जितनी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे रॉक्स है, सॉइल है, एयर, वाटर है, ये सब भी तो हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं और इम्पोर्टेंट होते हैं, बट ये जीवित नहीं होते हैं, लिविंग नहीं होते हैं, इसलिए इनको एबायोटिक बोला जाता है. एबायोटिक कंपोनेंट. अब हमारी एक्टिविटी 2 आती है. एक्टिविटी 2 ये कहती है कि चैप्टर 1 की एक्टिविटी 5 को रिकॉल करिए, जिसमें हमने स्प्राउट्स बनाए थे मूंग और चने की दाल से. हमने क्या कहा था कि जो स्प्राउट्स बन गए हैं, इसका मतलब है कि जो दाल है वो जर्मिनेट हो गया है, मतलब एक न्यू लाइफ की बिगनिंग हो गई है. कलेक्ट सम ड्राई मूंग सीड्स, कीप 20-30 सीड्स असाइड एंड सोक द रेस्ट इन वाटर फॉर अ डे. कुछ को आपने 20-30 सीड्स ले ली, उनको अलग रख दिया, और आधी को आपने भिगो दिया. डिवाइड द सोक सीड इनटू 4 पार्ट्स. 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए. जो भिगोया है आपने, उसको भी 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए. एक को आप पूरा पानी में एकदम अच्छे से डिप करके रख दीजिए 3-4 दिन के लिए. उसको बिल्कुल डिस्टर्ब मत करिएगा. डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राई सीड्स एंड दोज सबमर्ज्ड इन वाटर. कीप 1 पार्ट ऑफ soaked seed in a sunny room and another in complete dark room, like a cover that does not allow any light to come in. और बाकी 3 पार्ट्स हमारे रह गए ना, जो भिगोए हुए दाल के थे. एक को तो हमने पूरा डिप करके रख दिया है,
दूसरे को एक सनी रूम में रख दीजिए जिसमें लाइट अच्छी खासी आ रही हो, और तीसरे पार्ट को आप एक कबर्ड में रख दीजिए जिसमें बिल्कुल लाइट नहीं आ रही हो। अब जो लास्ट पार्ट आपका बचा है उसको कोल्ड सराउंडिंग्स में रख दीजिए, जैसे रेफ्रिजरेटर या आइस वाइस जहाँ रखा जाता है वहाँ पे। rinse them and replace the water every day। अब आप क्या नोटिस करोगे, जो सीड्स हैं वो जितनी भी कंडीशन, 5 कंडीशन में हमने रखा है, पाँचों कंडीशन में क्या एक ही तरीके से जर्मिनेट हो रहा है कि कुछ धीमा, कोई तेज़, ऐसा कुछ हो रहा है। डू यू रियलाइज दैट अबायोटिक फैक्टर लाइक एयर, वाटर, लाइट एंड हीट आर इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट? आपको भी ऐसा पता है ना कि जो एयर, वाटर, लाइट है, ये सब भी कितने इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं लिविंग बींग्स के लिए। हम लोग इनके बिना ज़िंदा ही नहीं रह सकते हैं। वी कैन नॉट लिव विदाउट ऑल दिस एबायोटिक फैक्टर्स। Adaptation is a method by which organisms get well adjusted to the climate। एक क्लाइमेट में अच्छे से एडजस्ट हो जाना ही अडेप्टेशन कहलाता है। Adaptation does not take place in short time। किसी शॉर्ट टाइम में ये नहीं होता है, क्योंकि जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं वो बहुत धीरे धीरे चेंज होते हैं। This organism which cannot adapt to these changes die। और अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो इस अडेप्टेशन को अडेप्ट नहीं कर पा रहा है, इस चेंजेस को अडेप्ट नहीं कर पा रहा है, वो मर जाता है। और जो अडेप्ट कर पाते हैं वही ज़िंदा रहते हैं। ऑर्गेनिज्म अडेप्ट टू डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर इन डिफरेंट वेज। दिस रिजल्ट इन वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट हैबिटेट। अब नेक्स्ट है हमारा A journey through different habitat, some terrestrial habitat। अब हम लोग कुछ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे। उसमें भी पहला है हमारा डेजर्ट। अब डेजर्ट के बारे में हमने थोड़ा डिटेल में पढ़ लिया कि कैमल वहाँ पे रहता है, कैसे रहता है, उसके लंबे लंबे पैर होते हैं तभी वो ज़िंदा रह पाता है। तो सिर्फ कैमल तो नहीं रहता है वहाँ पे, और भी एनिमल्स रहते हैं ना। अब डेजर्ट में कुछ और एनिमल्स भी रहते हैं, जैसे रैट है, स्नेक है, ये सब भी रहते हैं। इनके बहुत लंबे पैर तो नहीं होते हैं जैसे कैमल्स के होते हैं। तो ये अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं इतनी गर्मी से? ये लोग ना बहुत गहरे वो बना लेते हैं, अपने घर बना लेते हैं जो सैंड में, बहुत गहरे अंदर तक। अब सैंड तो ठंडी होती है अंदर की तरफ, तो इनको थोड़ा ठंडक मिलता रहता है। और ये लोग रात में निकलते हैं जब मौसम ठंडा रहता है। एक्टिविटी 3 हमारी कहती है कि आप एक पॉटेड कैक्टस लेके आइए एंड अ लीफी प्लांट को लेके आइए क्लासरूम में। टाई पॉलीथीन बैग टू सम पार्ट ऑफ द 2 प्लांट्स as we have done for activity 4 in chapter 7, where we studied transportation in plant। कुछ के पार्ट में आपने पॉलीथीन बैग्स को बांध दिया, उसके बाद जो डॉटेड प्लांट है उसको सन में कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, कुछ आवर्स के लिए। तो आप क्या नोटिस करेंगे, यही वो पूछा है। पॉलीथीन बैग में आप क्या नोटिस करेंगे? डेजर्ट प्लांट जो होता है वो बहुत कम पानी को लूज़ करता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू। हमने पढ़ा था ना, ट्रांसपिरेशन में बहुत ज़्यादा पानी प्लांट लूज़ कर देते हैं। तो जो डेजर्ट वाले प्लांट होते हैं वो बहुत कम पानी लूज़ करते हैं। द लीफ इन डेजर्ट आर आइदर एब्सेंट। उसमें अब जो प्लांट होते हैं, डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं, उसमें या तो लीव्स होती ही नहीं है, क्योंकि अगर लीफ होगी तो ट्रांसपिरेशन हो जाएगा ना, और अगर लीफ होगी तो बहुत छोटी छोटी होगी या फिर कांटों के फॉर्म में होती है। इसकी वजह से उसमें पानी बहुत कम लूज हो पाता है। द लीफी लाइक स्ट्रक्चर यू सी इन कैक्टस इज इन फैक्ट इट्स स्टम्प। वो उसकी स्टम्प होती है। Photosynthesis in this plant is usually carried out by stumps। इसमें photosynthesis भी stumps के थ्रू ही होता है। The stump is covered with a thick waxy layer
which helps to retain water in tissue of cacti. Most desert plants have roots that go very deep into the soil for absorbing waters. अब जो प्लांट्स होते हैं वो उनके जो रूट्स होते हैं वो बहुत गहरे होते हैं, बहुत नीचे तक जाते हैं ताकि वो पानी सोख पाए। अब आ जा माउंटेन रीजन। तो यहाँ पे कैसा इन्वायरमेंट होता है, बहुत ठंडा और विंडी इन्वायरमेंट होता है, वेरी कोल्ड एंड विंडी। यहाँ पे स्नोफॉल ज़्यादातर होती रहती है। तो यहाँ पे वही प्लांट्स और एनिमल रहते हैं जो इस ठंडे इन्वायरमेंट में रह पाए। अगर आप किसी माउंटेन रीजन पे गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में ट्रीज़ अवेलेबल होते हैं, बट उनकी शेप आपने देखी होगी ऊपर से कोनिकल होती है, कोन शेप की होती है ऊपर से। द लीफ ऑफ सम ऑफ द ट्रीज आर नीडल लाइक होते हैं एकदम। दिस हेल्प द रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ ईजली। इसकी वजह से अगर वहाँ बारिश होती है या स्नोफॉल होता है तो जो भी पानी है या बर्फ़ है वो बहुत जल्दी नीचे गिर जाती है और उसके पेड़ पे रुकती नहीं है। दिस कुड बी द ट्री with shape very different from these that also present in mountain. There may be different kind of adaptation to survive on the mountains. Animals living in mountain region are also adapted to the condition there. वहाँ की कंडीशन के साथ एनिमल्स भी अडेप्ट कर लेते हैं। उनकी जो स्किन होती है या तो बहुत मोटी स्किन होती है या तो उनके पास फर होते हैं जो उनको ठंडक से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। जैसे जो याक होता है उनके बहुत लंबे लंबे हेयर्स होते हैं जो उनको गर्म रखते हैं, या स्नो लिपर्ड है उसके बहुत थिक हेयर्स होते हैं जो उसके बॉडी को गर्म रखते हैं। उसकी बॉडी को ये प्रोटेक्ट करके रखते हैं ताकि ठंडी हवा उनको छुए नहीं, उनको ठंडी ना लगे। गोट भी इनफैक्ट ऐसी ही होती है। एज वी गो अप in the mountains region the surrounding changes and we see different type of adaptation at different heights. नेक्स्ट है हमारा ग्रासलैंड। अब देखो एक लॉयन है वो फॉरेस्ट में रहता है या फिर कह दो आप ग्रासलैंड में रहता है एंड बहुत स्ट्रॉन्ग एनिमल होता है जो दूसरे एनिमल को मार के खा जाता है। लाइट ब्राउन कलर का होता है जैसे कि इस पिक्चर में फ़ोटो में दिखाया है ना, ऐसे ही होता है। तो ये जो एनिमल लॉयन होता है इसके लॉन्ग क्लेव्स इन देयर फ्रंट लेग्स, उसके लंबे लंबे क्लव्स होते हैं आगे वाले पैर में, दैट कैन बी विथड्रॉन इनसाइड द टोज, जिसको वो अपने टोज के अंदर वो छुपा के रख सकता है। दिस डू द फीचर ऑफ द एनिमल हेल्प इन एनी वे टू सर्वाइव। अब जो इसका लाइट ब्राउन कलर होता है इसकी वजह से ही वो ग्रासलैंड में बहुत आराम से छुप जाता है और अपने शिकार को आराम से शिकार कर पाता है। इसकी जो आइज़ होती हैं वो चेहरे के एकदम आगे सामने की तरफ होती हैं जो इसको अच्छा सा लोकेशन बताती हैं, जो इसके शिकार का लोकेशन है वो। अब डियर है, ये भी एक अनदर एनिमल है जो हमारा फॉरेस्ट या ग्रासलैंड में रहता है। इसके जो स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं फॉर च्यूइंग हार्ड प्लांट स्टम्प्स फॉर फॉरेस्ट, जो उसके स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं वो कड़े से कड़े पेड़ के स्टम्प्स को चू कर लेते हैं, चबा लेते हैं। अ डियर नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रेडेटर्स। जो डियर है उसको पता होना चाहिए कि लॉयन है या फिर कोई और जानवर उसका शिकार कर सकता है ताकि वो भाग पाए और दूसरे का खाना ना बन पाए। तो इनके जो ईयर्स होते हैं ना वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तभी इनको बहुत दूर से शेर की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे जाती है। इनकी जो आइज़ होती हैं वो भी सर के दोनों साइड में होती हैं जो इनको सारे डायरेक्शन में देखने में हेल्प करती हैं। और ऑब्वियस सी बात है डियर दौड़ता भी बहुत तेज़ है, ये तो सबको पता है। तो इस तरीके से सारे जानवर अलग अलग तरीके से रहते हैं तभी वो जी पाते हैं। अगर वो
अपना तरीका बदल दे रहने का तो उनका रहना मुश्किल हो जाएगा। सम एक्वाटिक हैबिटेट, अब देखो हमने टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पढ़ लिया जिसमें हमने डेजर्ट देखा, ओशियन देखा, डेजर्ट देखा, माउंटेन्स देखा, ग्रासलैंड्स देखा। अब हम लोग एक्वाटिक देखने जा रहे हैं जिसमें पहला है ओशियन। तो हम लोग ने स्टार्टिंग में ही डिस्कस करा कि फ़िश कैसे रहती है, उसकी स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी होती है जो उसको मूव करने में हेल्प करती है। अब और भी एनिमल्स तो होते हैं जो पानी में रहते हैं, जैसे ऑक्टोपस है, इन सब की स्ट्रीमलाइन बॉडी तो नहीं होती है। They stay deeper in the ocean near the stumbled and the catches any prey that move toward them. ये बहुत अंदर रहते हैं। However, when they move in water, they make their body shape streamlined. जब ये लोग पानी में चलते हैं तो ये भी अपनी बॉडी का शेप स्ट्रीमलाइन ही कर लेते हैं। ये जो एनिमल्स होते हैं जितने भी रहते हैं पानी में, इन सब के पास गिल्स होती हैं जो इनको हेल्प करती है ऑक्सीजन को यूज़ करने में। जो ऑक्सीजन पानी में घुली हुई है वही ऑक्सीजन लेके ये लोग जिंदा रहते हैं, तो गिल्स इनकी हेल्प करती है। और भी एनिमल्स हैं, सी एनिमल्स हैं, जैसे डॉल्फिन है, वेल्स है, दैट डू नॉट हैव गिल्स, इनके पास गिल्स नहीं होती हैं। दे ब्रीथ इन एयर थ्रू नॉस्ट्रल और ब्लो होल्स that are located on the upper part of their head. वो कैसे सांस लेते हैं? उनके पास एक नॉस्टल होता है या ब्लो होल्स होता है जो उनके ऊपर बॉडी में ही प्रेजेंट होता है। This allow them to breathe in air when they swims near the surface of water. और जैसे ही वो पानी के ऊपर तैर रहे होते हैं तो वो इसी नॉस्टल और ब्लो होल्स की वजह से सांस ले पाते हैं। They can stay inside the water for a long time without breathing. वो पानी के अंदर बहुत लंबे टाइम तक रह पाते हैं बिना सांस लिए, और जब वो सरफेस पर आते हैं तब वो सांस ले लेते हैं, तो वो टाइम टू टाइम सरफेस पे आते रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉन्ड्स और लेक। देखो जो पॉन्ड्स और लेक होता है इसमें भी बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं। इनफैक्ट आपने पॉन्ड्स को देखा भी होगा बहुत जगह पे। सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव देयर रूट्स फिक्स्ड इन द सॉइल बिलो द वाटर। देखो जैसे इसमें कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो है तो ऊपर पर नीचे जाके उनकी रूट्स एकदम फिक्स्ड हैं, और कुछ एकदम ऊपर ही हैं। इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स roots normally play a very important role in absorption of nutrient and water from the soil. जो हमारे नॉर्मल प्लांट्स होते हैं उसमें रूट्स कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जबकि एक्वाटिक प्लांट्स जो होते हैं उसमें रूट्स इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं प्ले करती है। उसका सिर्फ काम इतना होता है कि वो प्लांट को पकड़े रहे अपनी जगह पे बस। The stem of these plants are long, hollow and light. The stem screws up the surface of the water while the leaves and the flower float on the surface of water. Some aquatic plants are submerged in water. कुछ एकदम डूबे रहते हैं और कुछ ऊपर रहते हैं। जो एकदम डूबे रहते हैं उनको हम लोग अंडरग्राउंड प्लांट्स कहते हैं। इनकी नैरो और थिन रिबन लाइक लीव्स होती हैं, बहुत पतली पतली और रिबन लाइक लीव्स होती हैं जो बेंड कर जाती हैं फ्लोइंग वाटर में। इन सम सबमर्ज्ड प्लांट लीव्स आर ऑफ्टन हाईली डिवाइडेड थ्रू विच द वाटर कैन ईजिली फ्लो विदाउट डैमेजिंग देम। ऐसी लीव्स होती हैं कि पानी जब इनके तरफ से गुजरे तो इनको डैमेज कम से कम हो। फ्रॉग्स जो होते हैं वो भी पॉन्ड्स में रहते हैं। फ्रॉग्स तो इनफैक्ट लैंड पे पॉन्ड पे दोनों जगह रह सकते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स दैट हेल्प देम इन leaping एंड कैचिंग देयर प्रेज। दे हैव webbed feet which help them to swim in water.
We have discussed only a few common animals and plants compared to wide variety that live in different habitat. अब ये तो हम लोग ने कुछ के बारे में ही पढ़ा ना, रहते तो वहाँ बहुत सारे प्लांट और एनिमल्स हैं। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कुछ ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स अब हम लोग देखते हैं। जैसे एक्टिविटी 1 थी, हम लोग ने उसमें बहुत सारे प्लांट एनिमल ऑब्जेक्ट को लिस्ट किया था। सपोज वी स्टॉप अ व्हाइल एंड थिंक विच एग्जाम्पल इन आवर लिस्ट आर लिविंग। Let us think of example from the forest. Tree, creepers, small and big animals, plants, birds, snake, insects, rock, soil, water, air, dry leaves, deadly animals, mushroom and moss. Maybe only some of these objects are present in the forest. Which of these are living? अब इसमें से कौन सी ज़िंदा है, कौन सी नहीं ज़िंदा है? थिंक ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट यू सी अराउंड यू एट दिस मोमेंट एंड ग्रुप दैम एज लिविंग एंड नॉन लिविंग। इन सम केसेस, अच्छा कुछ केसेस में तो आप बहुत आराम से बता सकते हो कि ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है, बट कुछ केस में आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकते हो। देखो, हम लोग बहुत अच्छे से ये बात जानते हैं कि हम लोग लिविंग बींग्स हैं और हमारे आसपास कुछ एनिमल्स भी ऐसे हैं जो लिविंग्स हैं, जैसे डॉग है, कैट है, मंकी है। ये सब लोग लिविंग एनिमल्स हैं। ये सब लोग सांस लेते हैं, इनके अंदर लाइफ होती है। बट हम लोग ये चीज़ डिसाइड कैसे करते हैं कि ये लिविंग है कि ये नॉन लिविंग है? ऑफन इट इज़ नॉट टू ईजी टू डिसाइड। बहुत ईजी नहीं होता है ये चीज़ डिसाइड करना। वी आर टोल्ड दैट प्लांट्स आर लिविंग। हमें बता दिया क्या कि प्लांट्स लिविंग हैं, बट दे डू नॉट मूव लाइक डॉग और अ फिशर। मतलब बट जो प्लांट्स होते हैं वो मूव तो नहीं करते हैं, जैसे कुत्ता एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, वैसे प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं जा पाते हैं। जबकि जो कार है या जो बस है, ये सब मूव करती है, बट ये फिर भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं। प्लांट्स एंड एनिमल अपीयर टू ग्रो इन साइज विद टाइम। एक टाइम के साथ वो लोग बड़े होते रहते हैं, उनकी साइज बढ़ती रहती है। बट देन एट टाइम क्लाउड इन द स्काई ऑल्सो सीम्स टू बी ग्रो इन साइज। बट जो क्लाउड्स हैं, जो बादल होते हैं स्काई में, वो भी कुछ टाइम पे ऐसा लगता है कि बड़े हो रहे हैं। तो क्या इसका मतलब है कि जो क्लाउड्स हैं वो भी ज़िंदा है? नहीं, वो ज़िंदा नहीं होते, वो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। तो फिर हम डिफरेंस कैसे बनाए लिविंग और नॉन लिविंग का? कोई तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगी जो लिविंग में और नॉन लिविंग में अलग होगी। यू आर जस्ट अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ लिविंग बीइंग। वॉट कैरेक्टरिस्टिक डू यू हैव विच मेक इट डिफरेंट फ्रॉम अ नॉन लिविंग थिंग? अब इसी के अकॉर्डिंग आप कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी नोट कॉपी में नोट करिए जो आपको लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स को अलग करें। सम ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर परहैप्स कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स। सब लिविंग थिंग्स में ये कॉमन ही होगी। डू ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड? चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में हमने ये पढ़ा था कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हें खाने की ज़रूरत होती है और खाना उनके लिए बहुत इसेंशियल होता है, एनिमल्स के लिए भी और हमारे लिए भी। कैसे होता है वो हम लोग फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। प्लांट अपना खाना खुद बनाती है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, हमने ये भी चैप्टर में पढ़ा है। जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स पे या फिर दूसरे एनिमल पे डिपेंड कर जाते हैं खाने के लिए। फूड गिव ऑर्गेनिज्म द एनर्जी नीडेड फॉर ग्रो। ज़िंदा रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें एनर्जी कौन देता है? फूड ही देता है। इसलिए हमें अपनी लाइफ प्रोसेस आराम से चलती रहे, आराम से गुजरती रहे, इसके लिए हमें खाना खाने की ज़रूरत पड़ती है। सारे लिविंग बींग्स को खाने की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। डू ऑल ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ? सारे ऑर्गेनिज्म ग्रोथ शो करते हैं। अच्छा, आप लोग के पास कोई एक कपड़ा होगा, कुछ टाइम पहले आपने 2-3 साल पहले ख़रीदा होगा,
क्या अभी भी आप उस कुर्ते को, उस कपड़े को पहन पाते हो? नहीं। तो कुछ टाइम के बाद आप थोड़े बड़े हो जाते हो, वो कुर्ता छोटा हो जाता है, ऐसा ही कुछ होता है ना। यंग वन ऑफ एनिमल ऑल्सो ग्रो इनटू अडल्ट्स। जो छोटे छोटे लोग होते हैं वो भी एक बार कभी कभी पहले बहुत छोटे होते हैं, फिर धीरे धीरे करके वो भी बड़े हो जाते हैं। यू वुड श्योरली हैव नोटिस दैट pups grow into adult. A chick hatched from an egg grows into hen or a cock. Plant also grow. Look around you and see a few plant of a particular type. अब देखो जो मुर्गी होती है उसके अंडे होते हैं, उसमें पहले छोटे छोटे से चूज़े निकलते हैं, फिर वो बड़े होके hen या कॉक बन जाते हैं। जो पपीज़ होते हैं वो भी बड़े होके डॉगी बन जाते हैं। यही होता है। जो प्लांट्स होते हैं वो भी धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। और प्लांट्स भी आपको देखो हर टाइप के दिखते होंगे, छोटे छोटे भी दिखते होंगे, बड़े बड़े भी दिखते होंगे। तो दे में ऑल बी इन डिफरेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ। सबकी स्टेज अलग अलग होती हैं। लुक एट द प्लांट आफ्टर अ फ्यू डेज एंड वीक्स। अब जो प्लांट आपने अभी छोटा छोटा देखा है उसको कुछ दिनों के बाद या कुछ हफ्तों के बाद दोबारा देखो तो वो थोड़ा ना थोड़ा बढ़ा होगा, थोड़ी सी उसमें ग्रोथ हुई होगी साइज़ में। तो मतलब कहने का है कि सारे लिविंग थिंग्स में ग्रोथ होती है, सब में होती है, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो। डू ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पायर? क्या सब लोग सांस लेते हैं? जब हम लोग सांस लेते हैं, हवा अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो हमारे अंदर हवा जाती है। The air moves from outside to inside our body. When we breathe out, जब हम लोग हवा छोड़ते हैं तो हमारे अंदर की हवा बाहर चली जाती है। इसी ब्रीथिंग प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहा जाता है। In respiration, some of the oxygen of the air we breathe in is used by the body. अब रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो हमने हवा ली उसमें जो ऑक्सीजन होता है वो हमारी बॉडी यूज़ कर लेती है और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देती है। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन एनिमल लाइक काउ, बफेलो, डॉग और कैट इज सिमिलर टू ह्यूमन की तरह ही होता है। ऑब्जर्व एनी वन ऑफ दीज एनिमल व्हाइल दे आर टेकिंग रेस्ट एंड नोटिस द मूवमेंट दे आर एडोमेंट्स। उनको जब वो कभी रेस्ट करते हैं तो कभी नोटिस करना, वो धीरे धीरे स्लो मूवमेंट होता है, बट वो लोग भी सांस लेते हैं जैसे एग्जैक्टली हम लोग लेते हैं। रेस्पिरेशन इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज़ थ्रू रेस्पिरेशन दैट द बॉडी फाइनली ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द फूड वी टेक। रेस्पिरेशन से भी हमें एनर्जी मिलती है जैसे हमें खाने से मिलती है। सम एनिमल्स मे हैव डिफरेंट मैकेनिज्म for exchange of gases which is a part of respiration process। जैसे कि अर्थवॉर्म जो होता है वो ब्रीथ करता है अपनी स्किन से, उसके पास नोज़ नहीं होती है, वो अपनी स्किन से ब्रीथ करता है। जो फिश होती है वो गिल्स का यूज़ करती है सांस लेने के लिए। गिल्स जो ऑक्सीजन होता है पानी में घुला उसको ऑब्जर्व करके रेस्पायर करते हैं वो। अच्छा, क्या प्लांट भी रेस्पायर करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट मेनली टेक प्लेस थ्रू लीव्स। लीव्स के थ्रू होता है। लीव्स जो है उसमें टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे वो हवा अंदर लेती है एंड ऑक्सीजन यूज़ करती है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देती है। वी हैव लर्न दैट इन सनलाइट प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस फूड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड इज in the process of food preparation by plant is much more than the oxygen they use in respiration। हम लोग ने पढ़ा था पहले कि जब प्लांट अपना खाना बनाती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन निकालती है, और अभी हमने देखा कि लीव्स में टाइनी पोर्स होते हैं जिससे वो ऑक्सीजन लेती है। तो वो जितना ज़्यादा ऑक्सीजन निकालती है उसके कंपैरिजन में वो लेती बहुत थोड़ा है, मतलब हमें इनडायरेक्टली फ़ायदा देती है। बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन निकलता है और बहुत थोड़ा वो फिर से वापस ले लेती है। इस तरह रेस्पिरेशन का प्रोसेस प्लांट्स में भी होता रहता है दिन और रात, चाहे किसी भी टाइम। डू ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई? सारे ऑर्गेनिज्म स्टिमुलस के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स करते हैं।
अब स्टिमुलस क्या होता है, आप कभी कभी ऐसा होता है ना, एकदम से अचानक से कोई नुकीली चीज़ आपको चुभ जाती है, तो आप क्या करते हो, फटाक से अपना हाथ आगे हटा लेते हो। या कोई गाड़ी अचानक से सामने आ जाए तो क्या होता है, सबसे पहले आपकी आंखें बंद हो जाती है। ये सब होता है ना। अगर आप डार्क रूम से ब्राइट रूम में पहुंचो, घर के अंदर हो और बाहर सनलाइट में जाओ, तो क्या होता है, आपकी आंखें छोटी हो जाती, बंद होने लगती हैं। यही सब होता है। तो सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे ही रिस्पॉन्ड करते हैं। योर फेवरेट फ्रूट, bright light and a thorn is the above situation are the example of changes in your surrounding. All of us respond immediately to such change. हम सब इसके अगेंस्ट में हम इन सब के लिए तुरंत रिस्पॉन्स करने लगते हैं। चेंजेस इन आवर सराउंडिंग दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुला। स्टिमुली बोला जाता है उन्हें। तो क्या सारे एनिमल्स पे रिस्पॉन्ड करते हैं? अब कभी ऑब्ज़र्व करना, आप किसी एनिमल को खाना दो तो क्या वो भी रिस्पॉन्ड करने लगता है, वो भी खाना चबाता है। वाइल्ड एनिमल रन अवे फ्रॉम द ब्राइट लाइट इज फ्लैश टूवर्ड दैम। सिमिलरली कॉकरोच बिगिंस टू मूव ऑन देयर हाइडिंग प्लेसेस इफ द लाइट इन द किचन इज स्विच्ड ऑन एट नाइट। जो कॉकरोच होता है वो कितनी जल्दी 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 अपने भागने लगता है जब स्विच ऑन करो लाइट। तो यानी वो भी रिस्पॉन्ड कर रहा है। उसको ये थोड़ी ना पता है कि कोई इंसान आया है, उसको तो लाइट समझ में आई, लाइट पता चली तो वो रिस्पॉन्ड करता है। प्लांट भी रिस्पॉन्ड करते हैं। फ्लावर ऑफ सम प्लांट्स ब्लूम ओनली एट नाइट। सिर्फ रात में ही खिलते हैं। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनके फ्लावर। इन सम प्लांट्स फ्लावर क्लोज देयर सनसेट। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो फ्लावर सिकुड़ जाते हैं जब सनसेट होता है। जैसे कुछ प्लांट्स हैं, एक प्लांट है जिसका नाम होता है टच मी नॉट, उसके लीव्स तुरंत सिकुड़ जाती है जैसे ही आप उसे छुएं। जैसे ही छुओगे वैसे ही वो सिकुड़ जाएगी। अब हमारी एक्टिविटी 4 है, ये कह रही है एक प्लांट को अपने रूम में प्लॉट करिए, अपने रूम में रख दीजिए, जिधर से सनलाइट आ रही है उसकी तरफ रख दीजिए। प्लेस अ पॉटेड प्लांट इन अ रूम अ लिटिल अवे फ्रॉम द विंडो, थोड़ा सा दूर, थ्रू विच सनलाइट इंटर समटाइम्स ड्यूरिंग द डे। कंटिन्यू वाटरिंग द प्लांट फॉर फ्यू डेज, लगातार उसमें पानी डालते रहिए। धीरे धीरे प्लांट अब ऊपर तो उठेगा, लाइक प्लांट आउट इन द ओपन। जैसे ग्रो करता है प्लांट वैसे ग्रो होगा, पर धीरे धीरे क्या होगा, वो धीरे धीरे बेंड होने लगेगा जिधर लाइट होगी उसकी तरफ। तो इसका मतलब क्या है, उसको भी पता चल रहा है कि लाइट किधर आ रही है, किधर से निकल रही है, हमें लाइट की तरफ रिस्पॉन्ड करना है, हमें लाइट की तरफ जाना है। उसको भी ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, तभी तो वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। मीन्स सारे लिविंग थिंग रिस्पॉन्ड करते हैं जो भी चेंजेस होते हैं उसकी तरफ। नाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्सक्रीशन। सारे ऑर्गेनिज्म को खाने की ज़रूरत होती है। नॉट all the food that is eaten is completely used, only a part of it is utilized by the body. What happened to the rest? जितना खाना भी आप खाते हो सारा नहीं यूज़ हो जाता है, उसमें से कुछ पार्ट ही यूज़ होता है। तो बाकी जो बचा उसका क्या होता है, वो हमारी बॉडी से निकाल दिया जाता है एज अ वेस्ट। आवर बॉडी प्रोड्यूस सम वेस्ट इन अदर लाइफ process also. The process of getting rid of waste by organism is known as excretion. अब यही हमारी बॉडी से ये जो वेस्ट का निकल जाना ही क्या कहलाता है, एक्सक्रीशंस कहलाता है। तो क्या प्लांट भी एक्सक्रीट करते हैं? तो हाँ, वो भी करते हैं। वैसे नहीं करते जैसे एनिमल करते हैं, बट वो भी करते हैं। द मैकेनिज्म इन प्लांट आर अ लिटिल डिफरेंट, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सम प्लांट फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू स्टोर द वेस्ट प्रोडक्ट विद इन देयर पार्ट इन अ वे दैट दे डू नॉट हार्म द प्लांट एज अ होल। कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, वो एक पार्ट में ही इकट्ठा करते जाते हैं कि वो पूरे प्लांट को हार्म ना करे। सम प्लांट्स रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीशन, और कुछ बाहर निकाल देते हैं। एक्सक्रीशन इज़ another characteristics common to all organism.
सारे में कॉमन है, सब में ये एक्सक्रीशन होता है। डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड? हैव यू एवर सीन नेस्ट ऑफ सम बर्ड लाइक पिजन? कभी देखा है जो बर्ड्स होती हैं वो अंडा देती हैं अपने घोंसले में, उस अंडे में से छोटे छोटे से बच्चे निकलते हैं जो बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखते हैं, है ना, बट छोटे साइज़ में होते हैं। तो एनिमल्स जो होते हैं वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं अपने ही तरीके से, जैसे शेर का बच्चा शेर ही होता है। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में भी डिफरेंट तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, बट करते सारे एनिमल्स हैं। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो सीधे यंग वंस को बर्थ करते हैं, बेबी को जन्म देते हैं। कुछ क्या करते हैं, अंडे देते हैं, दोनों टाइप के होते हैं। प्लांट भी रिप्रोड्यूस करते हैं, लाइक एनिमल और प्लांट ऑल्सो डिफर इन देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। उनके भी मोड अलग हो सकते हैं, बट वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं। मैनी प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। प्लांट रिप्रोड्यूस सीड्स विच कैन जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, जो नए प्लांट्स में उग जाते हैं। सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू पार्ट्स ऑफ देयर सीड्स, कुछ पार्ट से ही जर्मिनेट हो जाते हैं। जैसे जो एक आलू होता है, कभी देखा है उसमें एक छोटे से वो निकल आते हैं, बर्ड निकल आते हैं जो एक नए प्लांट में जन्म ले लेते हैं। प्लांट ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू कटिंग से भी वो होते हैं। एक्टिविटी 5 हमें कहती है कि आप एक रोज़ या मेहंदी पेड़ है उसको कट करिए और उसको सॉइल में फिक्स कर दीजिए। अब उसमें रेगुलरली पानी वानी डालिए तो कुछ टाइम के बाद आपको लगेगा उसमें से पेड़ निकलना है। इट मे नॉट बी ईजी टू ग्रो प्लांट फ्रॉम कटिंग से ज़्यादा ईजी नहीं होता है। डू नॉट बी डिसअपॉइंटेड इफ़ कटिंग डज नॉट ग्रो। टॉक अ गार्डनर if possible on the care to be taken to cutting to make them grow into plants। तो मतलब सारे प्लांट, सारे लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस करते ही करते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो। डू ऑल ऑर्गेनिज्म मूव? सारे ऑर्गेनिज्म मूव करते हैं। तो हम ये बात जानते हैं कि एनिमल्स भी मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और भी बॉडी मूवमेंट्स उनमें दिखते हैं। बट प्लांट भी मूव करते हैं जैसे हम लोग मूव करते हैं? प्लांट ऑल्सो जनरली एंकर्ड इन सॉइल। प्लांट जो होते हैं वो सॉइल में ढसे रहते हैं, वो जल्दी एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं। However, various substances like water, mineral and foods synthesized by them move from one part of the plant to other। पर वो लोग जो खाना पानी बनाते हैं, जो भी फूड उन्होंने बनाया, मिनरल बनाया, एक पार्ट में बनाया तो दूसरे पार्ट तक पहुंचा देते हैं। हैव यू नोटिस एनी अदर काइंड ऑफ मूवमेंट इन प्लांट? ओपनिंग और क्लोजनिंग ऑफ फ्लावर? डू यू रिकॉल हाउ some plants show movement in response to certain stimuli? We also have some non-living things moving। अब कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी है जो मूव करती है, जैसे बस, कार या पेपर है, क्लाउड है, ये सब भी मूव करती है। इज़ देयर समथिंग डिफरेंट इन दिस मूवमेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द लिविंग बीइंग? दोनों के मूवमेंट में कोई डिफरेंस होता है, ये नॉन लिविंग थिंग्स के और लिविंग थिंग्स के? देयर इज़ सच अ वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, बट सारे सब प्रॉपर्टीज़ नहीं शो करते, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। येट अनदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इज़ दैट लिविंग बीइंग डाई। एक और कॉमन प्रॉपर्टी है उनकी कि सारे लिविंग बीइंग्स जो होते हैं वो डाई करते हैं, मर जाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म die, particular type of organism can survive over thousands of years only if we reproduce their own kind। but अगर जैसे प्लांट है, जैसे रोज़ है, रोज़ का पेड़ आपने एक लगाया तो वो कुछ टाइम के बाद तो मर जाएगा, और आपने बहुत सारे लगा दिए, उससे और लगा दिए, उससे और लगा दिए, तो एक मरेगा तो दूसरा तो ज़िंदा है ना। ऐसे करके थाउजेंड ऑफ ईयर वो लोग ज़िंदा रह सकते हैं। वन सिंगल ऑर्गेनिज्म में डाई विदाउट एवर रिप्रोड्यूसिंग,
बट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन एग्जिस्ट ओनली इफ़ देयर इज़ रिप्रोडक्शन। अब अगर आप गुलाब का पेड़ दूसरा लगाओ ही ना, तो क्या कुछ टाइम के बाद आप ऐसा होगा कि गुलाब का पेड़ ख़त्म हो गया, मिल ही नहीं रहा है। तो रिप्रोडक्शन से ही हमें मिला, दूसरा पेड़ आपने लगाया तभी मिला। वी हैव सीन दैट ऑल लिविंग बीइंग्स सीम्स टू हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या? हम सबको खाने की ज़रूरत होती है, रेस्पायर करते हैं, स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं, ग्रो करते हैं और डाई करते हैं। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन थी। कुछ इनमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी भी हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स दिखाती हैं, जैसे कि कार, बाइसिकल, क्लॉक, वाटर, ये सब भी मूव करती हैं, बट ये सब है तो नॉन लिविंग। द मून मूव इन स्काई, अ क्लाउड ग्रोज इन साइज राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आई। जो क्लाउड का साइज़ होता है वो भी बड़ा हो जाता है हमारी आंखों के सामने, तो क्या हम इन्हें लिविंग बोल सकते हैं? इन जनरल समटाइम्स that is living may be have all characteristics that we have discussed, while non-living things may not show all characteristics at the same time. But ऐसा होता है कि लिविंग थिंग्स सारे कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर सकते हैं एक ही बार में, एक ही साथ, बट जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो एक ही बार में सारे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं शो करेगा। ज़रा एक बात को और सोचो, आपने मान लो एक मूंग दाल ले ली, क्या वो लिविंग है? इट कैन स्टे इन शॉप फॉर मंथ्स तक वो रखी रहती है और उसमें कोई ग्रोथ नहीं होता है। अब जब ग्रोथ नहीं हो रहा है मतलब उसमें लाइफ की कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। हाउएवर वी ब्रिंग द सेम सीड एंड प्लांट इट इन सॉइल, वाटर इट एंड इट टर्न इनटू होल प्लांट। और वही अगर हम उसको लेके आए और ज़मीन में बो दें, उसको पानी दें, तो वो पूरा का पूरा प्लांट बन जाएगा, है ना। तो मतलब क्या है, सीड को भी खाने की ज़रूरत है। डिड इट सेक्रेट, ग्रो और रिप्रोड्यूस व्हेन इट इज़ शॉप फॉर मंथ। जब उसको खाना नहीं मिल रहा था, उसको सॉइल नहीं मिल रहा था, तो वो ऐसे ही था। जब उसको खाना मिलने लगा, सॉइल मिलने लगा, अदर चीज़ें मिलने लगी, तो वो ग्रो करके पूरा का पूरा पेड़ बन गया। वी सी दैट देयर कैन बी केसेस व्हेन वी कैन नॉट ईजली से दैट a thing has all the characteristics that we have discussed for it to be called living. What then is life? Life क्या है? Push your hand deep inside a snack of wheat. Do you find it warm inside? कभी आटे की, गेहूं की बोरी में अंदर तक हाथ डालना, अंदर गर्म लगता है। There is some heat inside being produced inside the sack of wheat. The seed respire and is that process give out some heat. जो seed होते हैं वो respire कर रहे होते हैं और वो बाहर some heat निकाल रहे होते हैं, जो गर्म हवा निकलती है उससे वहाँ पे heat present हो जाती है। We see that respiration is a process that take place in seed even when some of other life process may not be very active. तो हमने देखा कि सीड रेस्पिरेशन के प्रोसेस कर रहे होते हैं, जबकि बाकी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स, बाकी कोई भी लाइफ प्रोसेस उनमें नहीं उतनी एक्टिव होती है। इट मे नॉट बी वेरी इजी टू आंसर आवर क्वेश्चन व्हाट देन इज़ लाइफ। However, looking at all the diversity of living being around us, we can conclude life is beautiful. अब ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है ये बताना कि लाइफ होती क्या है, बट इतनी सारी वैरायटी देख के हम सिर्फ एक बात यही बोल सकते हैं, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। कितनी सुंदर लाइफ होती है। तो आज हमने कितनी सारी चीज़ें पढ़ी, लाइफ क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, प्लांट्स में कैसे सब लोग रेस्पायर करते हैं, कितनी सारी चीज़ें पढ़ी, रिप्रोडक्शन क्या होता है, हैबिटेट क्या होता है, हमने एक्वेटिक हैबिटेट भी देखा, बायोटिक कंपोनेंट्स देखा, एबायोटिक कंपोनेंट्स देखा, अडाप्टेशन देखा। ये सारी चीज़ें हमने पूरी इस चैप्टर में कवर करी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ये वीडियो उन तक पहुंचाइए जिनको ज़रूरत है समझने की और जिनको साइंस थोड़ी भी टफ लगती है। जब बेस आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। कहते हैं ना, जब नींव मजबूत होती है तो पूरी बिल्डिंग हमारी मजबूत बनती है।
तो अगर आपका बेस किसी भी वजह से वीक रह गया है तो प्लीज़ उसको इस वीडियोस के थ्रू क्लियर करिए, स्ट्रॉन्ग करिए, तो आपकी पूरी आगे की बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।